हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास हमारी होने वाली है क्लास 9 फिजिक्स के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो आज की क्लास में हम पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और किन किन न्यूमेरिकल्स हमें लगाने हैं, एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके अलावा भी इस क्लास में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, कुछ डेरिवेशंस के ऊपर बात करेंगे। मीन्स पूरे चैप्टर में हमें क्या चीज पढ़नी है। तो आज की क्लास में आपका जो ग्रेविटेशन का जो भी कंफ्यूजन है, ग्रेविटेशन से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल बेस्ड हो, चाहे वो डेरिवेशन बेस्ड हो और चाहे वो थ्योरी बेस्ड हो, सब कुछ आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए और ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में एक ही क्लास से आप लोग का पूरा जो ग्रेविटेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है। तो जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं इस चैनल से, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। इस क्लास में बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में। तो ग्रेविटेशन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है इस चैप्टर में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा टॉपिक है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एग्जाम में डेफिनेटली है कि इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, डेरिवेशंस भी हैं। मींस 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चंस स्कूल लेवल पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका एक नाम और है जिसे हम बोलते हैं क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखिए, अगर इसकी हम बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आप ये कहोगे कि everybody in the universe attract every other body, every other body in which force is directly proportional to product of their masses। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। एंड inversely proportional to square of distance between them, to square of distance between them। क्या बोला हमने? देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आप डिफाइन करो, तो आप ये लिखोगे कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी in which force is directly proportional to product of their mass and inversely proportional to square of the distance between them। सपोज हमने एग्जांपल लिया कि यहाँ पे दो बॉडी है, एक बॉडी ये, एक बॉडी ये, एक का मास m1, एक का मास m2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? r। ठीक, एक बॉडी m1 है, एक बॉडी m2 है और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? r। ये डेफिनेशन ही कह रही है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के। पहली इक्वेशन, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? m1 और m2 के, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। तो आप ये कहोगे F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो आप फ्रॉम 1 एंड 2 आप ये कह सकते हो कि m1 m2 अपॉन क्या होगा? r²। भाई आप खुद सोचो कि F प्रोपोर्शनल m1 m2 के है, F प्रोपोर्शनल 1/r² के है। जब दोनों कंबाइन करोगे तो m1 m2 अपॉन क्या हो जाएगा? r²। और जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? कांस्टेंट सिंबल। और हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो आपसे फॉर्मूला यहाँ क्या बनेगा? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन
r square, where capital G is gravitational constant. कैपिटल जी क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहां से आप फॉर्मूला बना सकते हो कैपिटल जी का भी। कैपिटल जी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, and what is the value of capital G? 6.673 into 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। ये कैपिटल जी की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल्स में आप लोग 6.67 ले सकते हो, 6.673 भी ले सकते हो और 6.7 भी ले सकते हो। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास के लिए, एग्जाम के लिए। तो सभी लोग क्या कहते हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए एग्जाम में। अगर इसके न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं तो डेफिनेटली है कि इसके क्वेश्चंस या डेरिवेशन जो आप कह रहे हैं कि स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड डेराइव द एक्सप्रेशन विद देयर एसआई यूनिट। भाई ये यूनिट कहां से आई है? फोर्स की होती है न्यूटन, रेडियस मतलब मीटर, तो मीटर का स्क्वायर अपॉन मास किसमें होता है? केजी में, तो केजी इंटू केजी क्या हो गया? केजी स्क्वायर। तो यहां से आपकी क्या हो जाएगी? यूनिट। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके इसको नोट करिए। चलिए यहाँ पे आपका पहला न्यूमेरिकल। अब जो डेरिवेशन में जो डेरिवेशन डेराइव की हम लोगों ने फॉर्मूले को, अब उस फॉर्मूले के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करें। तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन लिया हमने। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्पेयर वेइंग 20 केजी। दो स्पेयर हैं और दोनों का मास कितना है? 20 केजी। तो यहां से क्या हो जाएगा? m1 भी कितना है? 20 और m2 भी कितना है? 20। ठीक है सर, हो गया। एंड प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों के बीच जो डिस्टेंस दी गई है वो कितनी है? 50 सेंटीमीटर। आर कितना है? 50 सेंटीमीटर। पहले इसको आप चेंज करो यूनिट में, 0.5 मीटर। कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए तो यूनिट्स का आप जरूर ध्यान रखिए। मास यहाँ पे केजी में और डिस्टेंस यहाँ पे किस में होनी चाहिए? मीटर में। लगाते हैं फॉर्मूला, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी कितना है? 6.67 10 की पावर माइनस 11। मास यहाँ पे कितना है? 20 इंटू 20 और आर का स्क्वायर मतलब 0.5 इंटू 0.5। भाई देखिए, डेसिमल के बाद यहाँ पे एक नंबर, डेसिमल के बाद यहाँ पे एक नंबर, टोटल डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने नंबर्स हैं? दो। तो क्या इस डेसिमल को इन दोनों डेसिमल से हम कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप ये डेसिमल हटाओ, ये हटा, ये हटा, 5 4 जा 5 4 जा। तो यहाँ पे f कितना आ गया? 4 4 जा 16 इंटू 667 इंटू 10 की पावर माइनस 11। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1067 के आसपास, 10 की पावर माइनस 11। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसी के अप्रोक्स आएगा। थोड़ा बहुत आंसर इसमें अप्रोक्स में चलते हैं। और अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 1 2 3 4 आप डेसिमल लगाओ यहाँ पे 1.067 और 4 पावर कम हो जाएगी। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया? 1.06 इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन। बहुत इजी क्वेश्चन था, जल्दी से इसको आप नोट करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड सन। आपकी बार यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एक अर्थ है और एक सन है। इस क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है, मास ऑफ अर्थ भी दिया गया है और मास ऑफ सन भी दिया गया है। बट आप लोग को ये वैल्यू याद होनी चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया होता है। तो यहाँ पे क्या है? m1 की वैल्यू क्या मानेंगे? मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 इंटू 10 की पावर 24 केजी। और मास ऑफ सन कितना है? m2 कितना है? 2 इंटू 10 की पावर 30 केजी। ठीक है सर। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन देम इज, आर दिया गया है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। सारी यूनिट्स स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई है जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी यूनिट का कन्वर्जन नहीं करना है और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है? फोर्स। देखते हैं। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या है? ये तो आपको पता होना चाहिए,
6.67 10 की पावर -11। फिर m1 कितना है 6 इंटू 10 की पावर 24। m2 कितना है 2 इंटू 10 की पावर, या थोड़ा सा इसको इधर करते हैं, 2 इंटू 10 की पावर 30 अपॉन r का स्क्वायर 1.5 इंटू 10 की पावर 11 का स्क्वायर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए इस टॉपिक के अंदर आपको कैलकुलेशन कुछ ऐसी मिलने वाली है। आप लोग को अगर ये कैलकुलेशन इजी करनी है तो आप लोग क्या करो, जो जो भी 10 की पावर होती है उनको आप अलग सॉल्व करके एकदम अलग रख दो, और जितने नंबर्स बच रहे हैं उनको आप अलग सॉल्व करो, क्योंकि इसमें आंसर हमेशा अप्रॉक्स में ही आते हैं। एग्जैक्ट आंसर निकाल पाना थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन कह सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट इसलिए नहीं निकलता है कि कभी कभी बुक में आप देखोगे वैल्यू जी की 6.673 लिखी होती है, हम यहाँ पे 6.67 ले रहे हैं, कभी कभी 6.7 दी होती है, तो थोड़ा बहुत आंसर अप्रोक्सीमेट जाता है। तो सॉल्व करते हैं इसको। 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई किया 40.02, 24 प्लस 30 कितना होगा 10 की पावर, ये भी 2 भी है एक, 30 प्लस 24 54, 54 में से 11 माइनस किया 30 40 50 54 44 43 43, 1.5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर क्या होता है भाई 225, तो ये जाएगा 2.25। 11 का स्क्वायर 10 की पावर 22, पॉइंट के बाद दो नंबर, पॉइंट के बाद दो नंबर कैंसिल होने वाला भी है। देखिए 40.02 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 80.04। 43 माइनस 22, 43 माइनस 22, और नीचे क्या बचा है 2.25, जाए तो पॉइंट पॉइंट कैंसिल कर दो, 8004 अपॉन 225। अब ये आपको करना पड़ेगा, और यहां बचेगा 10 की पावर 21। ठीक, तो ये सॉल्व करने पे आने वाला है अप्रोक्सीमेट 35.7। इतना आप सॉल्व कर सकते हो आप लोग, ये आ जाएगा एफ। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, या आप कह सकते हो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तो आपको हर क्वेश्चन में यही इसी तरीके से M1 और M2 दिया होगा, और आप लोग को इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। बहुत ज्यादा अगर और क्वेश्चंस आपको लगाने हैं तो इनकी एक सेपरेट वीडियो भी हमारे चैनल पड़ी हुई है, ग्रेविटेशन पार्ट 1, उसमें आप देख सकते हो, उसमें और न्यूमेरिकल्स के ऊपर हमने बात की है। आप लोग और न्यूमेरिकल्स अगर प्रैक्टिस करना है तो आप लोग उस वीडियोस में जाके कुछ न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिस कर सकते हो। जल्दी इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए अब आगे चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं किस पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम बोलते हैं स्मॉल जी। क्या मतलब होता है, देखिए एक होती फ्री फॉल बॉडी। अगर किसी बॉडी को हम पर्टिकुलर हाइट से हम फ्रीली छोड़ दें, तो इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी में क्या है फ्री फॉल है, मतलब वो बॉडी फ्रीली अर्थ की तरफ मूव कर रही है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिस जो फ्री फॉल बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होती है उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है। वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अर्थ क्या कर रही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से वो बॉडी फ्रीली ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। तो आप ये कहोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द acceleration produced by freely falling body, freely falling body due to gravitational force of attraction, gravitational force of attraction, it is called acceleration due to gravity। जो भी बॉडी किसी पर्टिकुलर हाइट से ऊपर से नीचे अगर फ्रीली आ रही है तो उसके पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा, और वो एक्सेलरेशन अपने आप से नहीं आएगा,
अर्थ क्या कर रही है, कुछ फोर्स लगा के उसको अपनी तरफ खींच रही है। तो अर्थ कौन सा फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से वो बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो अब बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जल्दी से आप लोग उसको नोट कर सकते हो। डेफिनेशन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए डेरिवेशन की हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। और ये जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है, ये स्मॉल जी की वैल्यू आई कहां से है, देखिए रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, या डिफरेंस पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो आप लोग को दोनों आपको याद होने चाहिए। देखिएगा एफ, अगर यहां पे हम बात करें बाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हम यहाँ पे ले लेते हैं कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, पहली इक्वेशन। वहां पे m1 m2, यहाँ पे कैपिटल M स्मॉल m, इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों सेम है। कैपिटल M यहाँ पे हमने मान लेते हैं कि कैपिटल M यहाँ पे क्या है, मास ऑफ अर्थ है, और स्मॉल m को मान लेते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई बॉल मान लेते हैं या कोई स्टोन का मास मान लेते हैं। हम यहाँ पे m1 m2 को कैपिटल M स्मॉल m से लिख रहे हैं, फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर बाय न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या था भैया, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि F बराबर होता है ma, और यहाँ पे a को हम रिप्लेस किससे करने वाले हैं, g से। a को रिप्लेस किससे करने वाले हैं, g से। यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, यहाँ पढ़ रहे हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 F इसके इक्वल है, F इसके इक्वल है, तो आप ये कह सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2 mg इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो स्मॉल g आ गया कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है स्मॉल g और कैपिटल G के बीच का रिलेशन। बहुत सिंपल सी एक डेरिवेशन है। यूनिवर्सल लॉ का फॉर्मूला लगाओगे आप लोग, न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला लगाओगे, दोनों को आप इक्वेट कर दोगे, फॉर्मूला प्रूफ। अब इसकी वैल्यू कैसे प्रूफ करें, देखिएगा कैपिटल एम यहाँ क्या है, मास ऑफ अर्थ, और कैपिटल आर यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहां से वैल्यू आने वाली है, m का मतलब है 6 इंटू 10⁻24, और r का मतलब है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। बाकी g पता ही है कि 6.67 10⁻−11 होगी। हम इनकी वैल्यू यहां पुट करते हैं, स्मॉल g इज इक्वल टू 6.67 10⁻−11, कैपिटल M की वैल्यू क्या है 6 इंटू 10⁻24, R का स्क्वायर 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा 40.02, करके देख लीजिए। 24 - 11 ये आएगा 13, 6.4 का स्क्वायर करके देखिए 40.96, 6 का स्क्वायर 10⁻12, ये 12 जब ऊपर जाएगा 13 - 12 हो जाएगा। 40.02 अपॉन 40.96, इसको आप सॉल्व करोगे नियर अबाउट 0.98 के आसपास आएगा, 0.98 के आसपास। और 13 - 12 कितना होगा 10, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड
स्क्वायर। ये हो जाएगी स्मॉल जी की वैल्यू। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है। इसी फॉर्मूले में वैल्यू को पुट किया गया और यहां से डराइव हो गया। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो ये थी डेरिवेशन बिटवीन किसकी थी, स्मॉल जी और कैपिटल जी की। अब हम बात करने जा रहे हैं फ्री फॉल बॉडी इक्वेशन पे। इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल बॉडी, या बोलो हाँ, चलिए फ्री फॉल बॉडी बोलो या फ्रीली फॉलिंग बॉडी, दोनों का मतलब एक ही है। देखिए हम लोगों ने जो पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था हम लोगों ने, इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने पहली क्वेश्चन पढ़ी थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड पढ़ी थी f इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड पढ़ी थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये हमने पढ़ी थी फ्री इक्वेशन ऑफ मोशन में, फर्स्ट चैप्टर में। अब यहां से हम लोग को पढ़नी फ्री फॉल बॉडी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल। यहां पे हम दो अल्फाबेट को रिप्लेस करेंगे, दो अल्फाबेट को केवल। पहला, एक वो लिखते हैं स्मॉल जी, एक्सेलरेशन क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाता है। ठीक, उसके बाद ये जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस एफ, एफ क्या बन जाती है, हाइट। अब हम बात करेंगे ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर। अब डिस्टेंस क्या बनने वाली है, हाइट बनने वाली है। तो यहां से आपकी पहली क्वेश्चन क्या होने वाली है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। एफ से क्या हो जाएगा, h, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ये क्वेश्चन लगाएंगे हम न्यूमेरिकल्स में। अभी न्यूमेरिकल्स में हम बात करते हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे इसका हम सॉल्व करें, उस पर भी हम बात करेंगे। अब यहाँ पे दो कंडीशन आपको मिलने वाली है, दो कंडीशन आपको ये मिलेंगी, या तो कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा होगा, या तो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ये दो न्यूमेरिकल बन सकते हैं। भाई न्यूमेरिकल में यही तो लिखा होगा कि स्टोन इज ड्रॉ फ्रॉम हाइट ऑफ दिस, ये बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कोई चीज नीचे से ऊपर जा रही है तो कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है। ये दो कंडीशन बनेंगे केवल। तो अगर कोई भी चीज ऊपर से नीचे आएगी तो उस केस में इनिशियल की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। नीचे की तरफ आओगे तो इनिशियल जीरो, ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या जीरो होगा, फाइनल वी। ऊपर जाएंगे तो वी जीरो, नीचे आएंगे तो यू जीरो। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको सारे न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है। और अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे मतलब क्या है, टूवर्ड्स द ग्रेविटी, तो वैल्यू क्या होगी, प्लस की 9.8। और अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब अगेंस्ट जा रही ग्रेविटी, तो वैल्यू क्या होगी, माइनस में। तो एक में क्या स्मॉल जी क्या होगी, प्लस 9.8, और एक में स्मॉल जी क्या होगी, माइनस का 9.8। ठीक है, जल्दी से इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लगवाते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। चलिए पहले न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है कि स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग। स्टोन कहां से गिर रहा है, फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो आप बस आगे क्वेश्चन ना पढ़ के आप पहले दो कंडीशन लिख लो। जब कोई भी चीज ऊपर से नीचे आती है तो क्या जीरो होता है, यू। तो आपने लिख लिया यू जीरो, और स्मॉल जी क्या होगा, प्लस का 9.8। स्मॉल जी आप 10 तब तक नहीं रखोगे जब तक कि आपको क्वेश्चन में दिया ना हो। अगर क्वेश्चन में स्मॉल जी नहीं दिया गया है तो आपको स्मॉल जी हमेशा क्या रखना है, 9.8। फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग टेक 5 सेकेंड टू रीच। कितने सेकंड लग रहे हैं, 5 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम कितना होगा, टाइम यहाँ लग रहा है 5 सेकेंड। एंड कैलकुलेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके इसको एक बार ट्राई करिए। हमको यू पता है, हमको जी पता है, हमको टी पता है, और वी हैव टू फाइंड द हाइट। तो हाइट फाइंड करते हैं, चलिए। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर।
u कितना है 0, g की वैल्यू कितनी है 9.8 और टाइम कितना है 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ये हो गया 4.9। तो 25 को 4.9 से मल्टीप्लाई कर लो, जितना भी आ जाए। कितना आएगा भाई 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 49, 25, 5 9 सा 45, 5 4 सा 20, 2 9 सा 18, 2 4 सा 8, 9, 5 12, 25 4 सा 122.5, ये आ जाएगी हाइट। भाई 25 5 सा होता है 125 और ये 4.9 है, तो कुछ कम होने वाला है थोड़ा बहुत, तो वो हाइट क्या आ जाएगी 122.5। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप अपने अकॉर्डिंग आप खुद लगा सकते हो। तो जल्दी इसको आप नोट करिए, फिर हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। A stone is allowed to fall from the top of tower 100 मीटर हाई। एक टावर है कितने मीटर का 100 मीटर का। चलिए ए बी, ये टावर है 100 मीटर का, ठीक। एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, मतलब एक स्टोन ऊपर से गिर रहा है नीचे की तरफ और एक स्टोन नीचे से जा रहा है ऊपर की तरफ एक ही समय पे, फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। जो स्टोन नीचे से ऊपर जा रहा है उसकी वेलोसिटी दी है 25, उसकी वेलोसिटी कितनी है 25। आप सोचो कि एक ही टाइम पे एक स्टोन ऊपर से नीचे गिर रहा है और एक ही वही स्टोन दूसरा स्टोन नीचे से ऊपर जा रहा है, तो किसी न किसी हाइट पर दोनों स्टोन तो मीट किए होंगे। और हमसे यही पूछा गया है कि वो दोनों स्टोन किस हाइट पे मीट किए और कितने समय बाद मीट किए, ये फाइंड करना है। देखते हैं, पहले हम मान लेते हैं कि ये दोनों मीट किए होंगे पॉइंट सी पे, यहां मान लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि ए सी प्लस बी सी बराबर कितना होगा 100। ए सी और बी सी का सम कितना होगा 100। ये हाइट और ये हाइट दोनों ऐड करने पे कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। तो पहले हम निकालते हैं ए सी, ए सी फाइंड करते हैं। इन केस ऑफ ए सी बॉल या स्टोन ऊपर से नीचे आ रहा है तो यू क्या होगा 0, यू क्या होगा 0 और स्मॉल जी क्या होगी माइनस की प्लस, हम ले लेते हैं प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे जी की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, चाहे 9.8 लो और चाहे 10 लो, क्योंकि सॉल्व होने के बाद वो वैल्यू ऑटोमेटिकली कटने वाली है। हाइट फाइंड करते हैं, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू कितना है 0, 1/2, जी की वैल्यू क्या है 10 और टाइम पता ही नहीं, तो ये आ गया 2 5 z 10, 5t स्क्वायर। ये हाइट किसकी आई है ए सी की, तो एच के प्लेस पे लिख लिया हमने ए सी। सेकेंड इक्वेशन ए सी हमारा आ गया 5t स्क्वायर। सेम ऐसे निकालते हैं किसकी वैल्यू बी सी की, बी सी एच इज इक्वल टू, पहले वैल्यू लिख लेते हैं क्या वैल्यू गिवन है। इन केस ऑफ बी सी हमें क्या गिवन है, हमें गिवन क्या है बीसी के केस में स्टोन नीचे से ऊपर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी दी है 25, मतलब यू दिया गया है 25 और ऊपर जा रहा है तो जी क्या होगा माइनस का 10। निकालते हैं h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। u कितना है 25 और t निकालना है 1/2, g क्या है -10, t फाइंड करना है 2 5 जा, तो ये आ गया 25t प्लस माइनस कितना हो गया 5t स्क्वायर। और ये हाइट किसकी निकली है बीसी की, तो यहां लिख लिया बीसी, सॉरी थर्ड इक्वेशन।
हमको AC मालूम चल गया, हमको BC मालूम चल गया, उठा के रखते हैं दोनों वैल्यू. पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1. पुट वैल्यू ऑफ 2, 3 इन इक्वेशन नंबर 1 में रखो. AC क्या है 5t स्क्वायर, BC क्या है 25t माइनस 5t स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या दिया है 100. 5t स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल आउट. तो यहाँ क्या बचा 25t है, सॉरी स्क्वायर नहीं है. 25t इज इक्वल टू 100 और t आ गया 4 सेकेंड. टाइम आ गया 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड के बाद दोनों स्टोन क्या किए होंगे मीट किए होंगे. अब यही टी की वैल्यू चाहे बीसी में रख दो और चाहे एसी में रख दो. हमने रखा एसी में. एसी था 5t स्क्वायर, 5 इंटू 4 का स्क्वायर, ये आ गया 4 4 जा 16, 16 5 जा 80. अगर एसी आ गया 80 तो बीसी क्या होगा 100 माइनस 80 कितना होगा 20. मतलब ये हाइट होगी 80 की और ये हाइट कितनी होगी 20 की. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जल्दी से आप लोग वीडियो पॉज करके इसको आप नोट करिए, फिर आगे चलते हैं. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है. देखिए इस क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं हम उन पे बात कर रहे हैं. अगर आपको इन टॉपिक्स से रिलेटेड हमें आप लोग को और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसकी आपको अलग क्लास मिल जाएगी हमारे चैनल पे ही. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ग्रेविटेशन के सारे पार्ट जितने हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं उनके लिंक मेंशन कर दिए हैं. आप लोग इंडिविजुअली क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो. उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए. ठीक है. देखिए अब ये थर्ड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. अ बॉल इज थ्रोन अप. बॉल कहां गई ऊपर. अब बॉल अगर ऊपर गई तो क्या जीरो होगा, क्या जीरो होगा भैया v. और स्मॉल जी क्या होगा माइनस. ठीक. पहला पार्ट सॉल्व करते हैं. एक चीज और गिवन है वो भी लिख लेते हैं तब लिखते हैं. टाइम दिया है 6 सेकेंड. टाइम 6 का मतलब है कि 6 सेकेंड टोटल टाइम दिया गया है कि बॉल यहां से ऊपर गई. मान लीजिए थ्रोअर है, हमने बॉल फेंकी, बॉल ऊपर गई और फिर हमने कैच कर ली. इसका मतलब क्या है कि टोटल टाइम दिया है 6, 3 जाना और 3 आना. तो यहाँ पे हम टाइम 6 नहीं लेंगे, हम यहाँ पे टाइम क्या लेंगे 3. लोग गलती यही करते हैं, 6 सेकंड ले लेते हैं और वहीं से पूरा क्वेश्चन का जितना वैल्यू जो भी वैल्यू आने वाली होती है वो सारी वैल्यू आ जाती है क्या गलत. वेलोसिटी फाइंड करनी है. v इज इक्वल टू u प्लस जी टी. u क्या है u तो निकालना है. v0 माइनस 9.8, टाइम कितना है 3, ये आ गया 29.4. ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस. तो u की वैल्यू आ गई 29.4. ये आ गया पहला पार्ट. ठीक. आप लोग क्लियर हो गए भाई. v इज इक्वल टू होता है u प्लस जी टी. तो v से हमने क्या निकाल लिया, v दिया ही था हम लोग का 0 क्योंकि बॉल ऊपर गई. u फाइंड करना था हमको इनिशियल वेलोसिटी कि किस वेलोसिटी से बॉल नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी गई. अब क्या निकालना है हाइट. सेकंड इक्वेशन लगाते हैं. h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. u कितना है 29.4. इससे कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी. हम लगाते हैं थर्ड इक्वेशन. सेकंड से भी आ जाएगा बट थर्ड से और थोड़ा इजीली इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसमें एक वेलोसिटी 0 हो जाएगी v. तो हम लगाते हैं थर्ड. v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh. v हो जाएगा पूरा 0, u क्या है 29.4 का स्क्वायर, g क्या है माइनस 9.8 और h ये इधर आएगा प्लस माइनस माइनस और ये माइनस जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस. तो 2.2 इंटू 9.8h इज इक्वल टू 29.4 इंटू 29.4. ये स्क्वायर था ना. फिर ये हो जाएगा h बराबर
29.4 इंटू 29.4 और ये 2 इंटू 9.8 चला जाएगा नीचे डिवाइड होने। ये गया 3 टाइम्स, ये गया 1.5 टाइम्स। 29.4 इंटू 1.5, इसको आप सॉल्व कर लो, 44.1 मीटर आएगा। ठीक है, 44.1 मीटर। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा भैया। देखिए v की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, u यहाँ पे 29.4 का स्क्वायर हो गया, 2 हो गया, g की वैल्यू -9.8 हो गई, h फाइंड करना है हमको। तो ये प्लस माइनस इधर हो जाएगा माइनस, और यही माइनस जब उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, और हमको फाइंड क्या करना है, h। इन दोनों को भेज दो नीचे, तो 29.4 इंटू 29.4 अपॉन 2 इंटू 9.8, आप सॉल्व कर लीजिए इसको। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है कि 4 सेकंड के बाद वो किस हाइट पे था। 4 सेकंड के बाद वो किस हाइट पे था, सोचिए। ये बॉल पहले 3 सेकंड ऊपर गई, ठीक, और चौथे सेकंड में तो बॉल नीचे आ रही होगी ना यार। चौथे सेकंड में बॉल यहां आ गई, मतलब 1 सेकंड ये, 3 सेकंड तक बॉल ऊपर गई, चौथे सेकंड में बॉल यहां आई, पांचवें सेकंड में बॉल यहां पहुंची, और छठे सेकंड में बॉल नीचे आ गई थ्रोअर के हाथ में। इसका मतलब चौथे सेकंड में अगर पूछी गई हाइट, फोर्थ सेकंड तो पूछी गई है, तो फोर्थ सेकंड पे तो हाइट कुछ कम हो जाएगी ना, क्योंकि बॉल अब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होगी। बॉल अब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होगी, तो हमको निकालना है ये हाइट। सपोज ये हाइट थी ए बी, हम निकाल लेते हैं पहले ए सी, हाइट ऑफ ए सी। अगर हाइट निकालेंगे ए सी की तो टाइम कितना है, 1, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, u क्या होगा 0, और g क्या होगा 9.8 प्लस का, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। u 0, g क्या है 9.8, और टाइम कितना है, कितना टाइम लग रहा है 1 सेकंड, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, हाइट कितनी आ गई 4.9। मतलब बॉल अब ऊपर से 4.9 मीटर नीचे आ गई, तो टोटल हाइट कितनी थी 44.1, टोटल हाइट थी 44.1, और उसी 44.1 में अब वो बॉल 4.9 मीटर और नीचे आ गई, तो रिमेनिंग हाइट कितनी होगी, रिमेनिंग हाइट जो होगी 44.1 माइनस 4.9, 44.1 पूरी थी, और ये हाइट कितनी है 4.9, तो माइनस करो तो आएगी 39.2। ये होगा थर्ड पार्ट का आंसर। लोग थर्ड पार्ट में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है केवल, कि बॉल 3 सेकंड तक ऊपर गई, चौथे सेकंड में बॉल नीचे आ रही है, पांचवें सेकंड में और नीचे आई, और छठे सेकंड में कैचर के पास आ गई। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे हम चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। नोट करिए इसको। चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा होगा मास और वेट। बात करते हैं हम लोग पहले मास और वेट के बारे में। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। एक तरफ लिख लिया हमने मास, और एक तरफ लिख लिया हमने वेट। देखिए सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो पहला डिफरेंस यहां पे है द क्वांटिटी ऑफ मैटर, quantity of matter contained in a body, उसको हम लोग क्या बोलते हैं मास। द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास, और इसको हम बोलते हैं द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। जो फोर्स अप्लाई होता है किसी पर्टिकुलर बॉडी पे
एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। ठीक, फिर भाई मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और इसकी होती है न्यूटन। ये कभी जीरो नहीं होता, मास कैन नेवर बी जीरो, और ये जीरो हो सकता है एट सेंटर ऑफ द अर्थ, एट सेंटर ऑफ अर्थ। इसको मीजर किससे करते हैं, मास को मीजर करते हैं हम लोग बीम बैलेंस से, और इसको मीजर करते हैं हम लोग स्प्रिंग बैलेंस से। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट दिए गए कि मास और वेट, एक और कह सकते हो आप लोग डिफरेंस, मास जो होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी, और जो वेट होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो ये डिफरेंस है मास और वेट का। और इसमें जो वेट के न्यूमेरिकल्स हम लगाते हैं, वेट एक टाइप का फोर्स है, तो वेट के न्यूमेरिकल्स में हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, W इज इक्वल टू एम जी, W इज इक्वल टू एम जी। भाई F इज इक्वल टू होता है एम ए, F बराबर होता है एम ए, F बराबर होता है एम जी, और ये फोर्स किसके इक्वल यहाँ पे है, वेट की। तो जब F बराबर एम जी होता है तो W इज इक्वल टू भी क्या होगा, एम जी। तो एग्जाम में आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, तो आप ये डिफरेंस, 5 डिफरेंस मैक्सिमम बहुत है। ठीक है, कभी कभी अगर 2 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबर का डिफरेंस होगा तो मैक्सिमम 4 पॉइंट्स, और 3 नंबर का पूछेगा तो 5 पॉइंट भी सफिशियंट है। लिखना चाहो तो आप और लिख सकते हो, आपके बुक्स वगैरह में और डिफरेंस ये होंगे, बट मैक्सिमम आपके 5 पॉइंट सफिशियंट है, चाहे वो कितने नंबर का भी क्वेश्चन क्यों ना है। 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन अगर बाई चांस आ गया, बाकी ये 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसे अकेले क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसके साथ कोई ना कोई और क्वेश्चन या न्यूमेरिकल बन जाएंगे। बट अगर मान लीजिए बाई चांस आ गया तो आपके 5 पॉइंट सफिशियंट है। तो ये डिफरेंस दिए गए हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए, और इस चैप्टर में एक लास्ट एक डेरिवेशन बची है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जल्दी इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, लास्ट टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस कह सकते हैं, या कैसे इसको हम कह सकते हैं कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा मून पे 1/6 होता है कंपैरिजन टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है डब्ल्यू एम इज इक्वल टू 1/6 ऑफ डब्ल्यू ई। ये प्रूफ करना है कि हमारा जो वेट होता है मून पे वो अर्थ के कंपैरिजन में कितना होता है, 1/6 होता है। चलिए देखते हैं कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। पहले हम लिखते हैं वैल्यू, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है 6 इंटू 10 की पावर 24, मास ऑफ मून होता है 7.4 इंटू 10 की पावर 22, रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400 किलोमीटर, और रेडियस ऑफ मून होती है 1740 किलोमीटर। ये वैल्यू होती है, आप लोग को याद भी होनी चाहिए। ठीक है, कि अर्थ का मास इतना होता है, मून का मास इतना होता है, अर्थ की रेडियस ये है और मून की रेडियस ये है। ठीक, अब देखिए अर्थ का मास और मून के मास में लगभग लगभग जो डिफरेंस है वो 100 टाइम्स का है, 100 गुना। 10 की पावर 24, 10 की पावर 22, नियर अबाउट 10 की पावर 2 टाइम्स का डिफरेंस है, 100 गुना ज्यादा है। मून का मास और अर्थ के मास में जो डिफरेंस है कितना है, 100 टाइम्स का डिफरेंस है, और इसमें लगभग लगभग 4 टाइम्स का डिफरेंस है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसकी, मून की, और एक तरफ लिख लेते हैं क्या, अर्थ। अगर हमने बोला कि मून का मास m है तो अर्थ का मास कितना होगा, इसका 100 गुना, 100 m। भाई अगर मून का मास हमने मान लिया m है तो अर्थ का मास तो इससे 100 गुना है ना भाई, तो इसका मास कितना होगा, 100 m। और अगर
मून की रेडियस हमने मान ली r, तो इसकी रेडियस क्या होगी 4 गुनी 4r। ठीक, क्लियर है? आगे चलते हैं। WM इज इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पे क्या होगा WM इज इक्वल टू G इंटू M, क्या है यहाँ पे 100M, और R क्या है यहाँ पे 4R का स्क्वायर। दोनों यहाँ पे अलग अलग है भाई। स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी इंटू कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वेट होगा वो किसके इक्वल होगा GM अपॉन आर स्क्वायर के। मास M रखोगे तो वही रहेगा, रेडियस R रखोगे तो वही रहेगा। बट यहाँ पे G इंटू एम, एम यहाँ पे क्या है 100M, और R यहाँ पे क्या है 4R का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं और दो इक्वेशन बनाते हैं। ये तो ऐसे ही रहेगा GM अपॉन आर स्क्वायर, पहली इक्वेशन। ये हो जाएगा, सॉरी WE है ये, G इंटू 100M अपॉन 16R स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों कर देंगे क्या डिवाइड, डिवाइड 1 एंड 2, तो WM अपॉन WE, WM क्या है GM अपॉन आर स्क्वायर, और WE क्या है G इंटू 100M अपॉन 16R स्क्वायर। ये हमने वैल्यू पुट कर ली, ये जाएगा सबसे ऊपर और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा WM अपॉन WE, GM मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 16R स्क्वायर से, और ये R स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा G इंटू 100M से। कैपिटल M कैपिटल M, कैपिटल G कैपिटल G, कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा 16 अपॉन 100। ठीक, तो 16 1 जा 16, 16 6 जा 96, अप्रोक्सीमेट 6 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ भी वैल्यू हमने अप्रोक्सीमेट ली थी, तो ये भी वैल्यू क्या होगी अप्रोक्सीमेट में लगभग लगभग। और WE को भेज दो इधर, तो ये हो गया WM इज इक्वल टू 1/6, और WE चला गया इधर। ठीक, ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये मैच करिए और इसको मैच करिए, ये वैल्यू में प्रूव करनी थी। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर में, एक स्मॉल जी और कैपिटल जी की डेरिवेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेरिवेशन, और एक वेट ऑफ मून की डेरिवेशन। टोटल 3 डेरिवेशन है इस चैप्टर में, और तीनों डेरिवेशन को हमने इस क्लास में कवर किया है। ये 3 डेरिवेशन आप बहुत कायदे से एकदम रट के जाइएगा, एक ना एक डेरिवेशन आपसे एग्जाम में जरूर से जरूर पूछी जाएंगी, और इनके क्वेश्चंस हर डेरिवेशन के क्वेश्चन मैंने लगवा दिए हैं। इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल से होंगे, वेट के लगवा देते हैं क्वेश्चंस। आप लोग जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इसको आप जल्दी से नोट करिए। चलिए इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। वेट और मास के न्यूमेरिकल बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स होते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन बोला द वेट ऑफ ए बॉय, द वेट ऑफ ए बॉय ऑन द surface of earth is 294 Newton, then find the mass। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन इससे नहीं बनते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है कि वेट दिया गया है 294 न्यूटन, और स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है 9.8। हमें फाइंड क्या करना है m, ये फाइंड करना है। आपको खुद मालूम चल गया होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। भाई W पता है, G पता है, M निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला, W बराबर क्या होता है mg, तो M बराबर क्या होगा W/G। W कितना है 294, और स्मॉल जी कितना है 9.8। सॉल्व कर लो, आंसर क्या आएगा 30 kg। सिंपल क्वेश्चन था ना, बहुत सिंपल सा है। जल्दी से आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लिखिए, तो हो गया होगा आप लोग का
तो आज की क्लास में डिस्कस हम लोगों ने ग्रेविटेशन के ऊपर किया और आई होप ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रही होगी, क्योंकि इस क्लास में ग्रेविटेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे, क्वेश्चंस तो और भी दिए आपके बुक में। आपकी जो भी बुक्स वगैरह हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं भाई, आप लोग के जो एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह में जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उन न्यूमेरिकल्स पे आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई देखिए, इस चैप्टर ग्रेविटेशन में ये ग्रेविटेशन का टॉपिक और एक फ्लोटेशन का टॉपिक, एनसीईआरटी में ग्रेविटेशन और फ्लोटेशन एक में दिया गया है। बट आप लोग देखोगे कि जो चैप्टर्स जो आपकी साइड बुक्स वगैरह होंगी उसमें ग्रेविटेशन अलग दिया गया है और फ्लोटेशन अलग दिया गया है। फ्लोटेशन भी बहुत ज्यादा ब्रीफ में नहीं दिया गया है, बहुत छोटा चैप्टर है फ्लोटेशन। उसकी भी वीडियोस हम लोग अगली जो वीडियो लेके आएंगे फ्लोटेशन के ऊपर लेके आएंगे कि फ्लोटेशन में हम क्या क्या पढ़ें, किन टॉपिक्स के ऊपर हम पढ़ें और किन टॉपिक्स को हम छोड़ें। आज की क्लास में जितना डेरिवेशन वाला पार्ट था, जो थ्योरी वाला पार्ट था, वो सब कुछ मैंने इस क्लास में कवर कर लिया है। बाकी इस क्लास के बाद आप लोग इनसे रिलेटेड जो और क्वेश्चंस आपके बुक्स वगैरह में दिए गए हैं, आप उन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करिएगा। मुझे लगता है कि अब सारे क्वेश्चंस आप लोगों से हो जाने चाहिए। ये क्लास में इस क्लास में जो भी आपने डिस्कस देखा और डेरिवेशंस लगाई, जो भी क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं, डेफिनेटली है कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगली क्लास हम लेके आने वाले हैं फ्लोटेशन के ऊपर, क्योंकि फ्लोटेशन भी एक तरीके से पार्ट है ग्रेविटेशन का ही, बट उसको साइड बुक में अलग चैप्टर दिया गया है कि फ्लोटेशन में हम किन टॉपिक्स को पढ़ें, किन टॉपिक्स को छोड़ें, क्योंकि सीबीएसई ने उसमें से कई सारे टॉपिक्स को क्या कर दिया है, डिलीट। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। और अगर ये आप लोग को क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर भी करिएगा अपने दोस्त वगैरह को। और जो लोग आज हमारे साथ चैनल में जो नए जुड़े हैं आज, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जो अगली क्लास हमारी आने वाली है क्लास 9th में, वो आप लोग को जल्दी मिलने वाली है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।